बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने, जो मैंने कहा था कि इस चैप्टर के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि चैप्टर में शामिल नहीं है, बुक्स में जब मैंने देखा मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन वो चीज़ें बहुत बुनियादी चीज़ें थी, उनका समझना इस चैप्टर को समझने के लिए लाजमी था। बल्कि इस चैप्टर में आगे भी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके लिए था, जिसमें पीरियोडिक टेबल शामिल था, जिसमें कन्फ्यूजन्स थे कि ये कन्फ्यूजन किस तरह से क्लियर करे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। वो 5-6 वीडियो लेक्चर्स थे, वो मैंने वेबसाइट पर आप लोगों के लिए रख दिए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। मेरी कोशिश है कि यहाँ पर प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट है, तो मैं इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने वे वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ से आपको स्टार्ट से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसके अंदर हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, उनके खसूसियात पढ़ने हैं। एमडीकेट लेवल पर हमने इनको आपको पढ़ाना है। अब पहले तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या चीज? पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन, जिनका लास्ट फिलिंग शेल एस सब शेल के अंदर, जिनका इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर जा रहा होता है, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। सो जो एस सब शेल के अंदर जिनके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उनको एस सब शेल कहा गया है। इसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसमें शामिल थे, एस ब्लॉक था। पी ब्लॉक फिर बहुत बड़ा ब्लॉक था। उसके अंदर उसको पी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दाखिल हो रहे थे पी सबशेल के अंदर। आखिरी जो फिलिंग सबशेल है वो पी सबशेल था, तो इसीलिए उसका नाम पी ब्लॉक रख दिया गया था। राइट। अब हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन इस एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक में हमें जो स्टार्ट मिला हुआ है वो थर्ड पीरियड से स्टार्ट हुआ है। थर्ड पीरियड जिसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, देखो, एक एक छोटा सा रिव्यू आपको मैं देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे ना तो आपको इस तरह से कॉलम्स नजर आएंगे, और इस तरह से आपको फिर पीरियड नजर आएंगे। ये वाले क्या है? ये पीरियड्स हैं। तो ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, चलते जाए, ठीक है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे, यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे आओगे, तो ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, यहाँ से फिर आपका तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो ऊपर से नीचे आपका कॉलम है, लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका पीरियड है। तो हम जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो पीरियड नंबर 3 से ले रहे हैं। तो पीरियड नंबर 3 में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये पूरा का पूरा जो है, अगर आप इस तरह चलोगे ना, सो ये थर्ड पीरियड है आपका। अब सोडियम के नीचे उसके अपने एलिमेंट्स है, वो फिर ग्रुप में आएगा, ग्रुप 1 आएगा। मैग्नीशियम के नीचे उसके अपने एलिमेंट्स है, वो फिर ग्रुप 2 में हम पढ़ेंगे। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस तरह चलते जाए, ठीक है? हम इस थर्ड पीरियड को के अंदर जो एलिमेंट है उनके सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। और उन्हीं प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद आपका जो टेस्ट है उसी से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इनका एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या शामिल है, नीचे आप देखोगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या है: एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वगैरह वगैरह। बहुत दिलचस्प चैप्टर का ये जो जगह है, ये बहुत दिलचस्प है। ये वाला साइट, ये जो स्टार्टिंग है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है।
चैप्टर के मिड में फिर थोड़ा सा रटिफिकेशन स्टार्ट हो, जिसमें आपको याद रखना पड़ता है कि फलाना चीज फलाने के साथ मिलकर क्या बना रहा है, फलाना चीज फलाने के साथ मिलकर क्या बना रहा है। मैकेनिज्म भी उसका नहीं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन गए या इलेक्ट्रॉन आए, प्लस चार्ज आए माइनस चार्ज आए, ये बना फिर वो बना फिर ये निकला फिर ये बॉन्ड टूटा। उसमें मैकेनिज्म होते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसे हमें याद रखना है कि फलाना रिएक्ट कर विद ऑक्सीजन क्या बनाया, पानी के साथ क्या बनाया, एसिड के साथ क्या बनाया, बेस के साथ बनाया, रिएक्ट करता है नहीं करता है। पांच जगहों पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं कि भाई ये एसिडिक क्यों है, ये बेसिक क्यों है, इसने ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ये सोलुबल क्यों है, ये सोलुबल नहीं। इनके पीछे थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल जवाबात मिल जाएंगे। बाकी रेटोफिकेशन उसमें है, थोड़ा बहुत है। ओके, सो ये तरीकाकार आपने जहन में रखना है। जो बातें मैंने आपसे की, यही बातें आप पूरे चैप्टर में आप पहले से आपके जहन में होनी चाहिए कि जैसे मैंने कुछ कहा था अभी। अच्छा, नाउ अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आप लोग फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट इसमें बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह से एस एस पी एस पी एस, डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर एफडीपीएस। ये एक तावीज मैंने आपको बताया था, मैंने कहा ये आप लोग जस्ट याद रखें। अब जरूरी नहीं है कि आप हर एलिमेंट कितना लंबा लंबा लिखें। इसको याद रखने का फायदा ये होगा कि जितना भी बड़े एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ जाए तो ये तावीज आपको जहन में याद होगा। बस आप किसी भी चीज को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए अजीब अजीब से होता है, बट ये बहुत सबसे ज्यादा आसान है। तो जैसे मैंने कहा था, आप लोग स्टार्ट लेना है एस से, स्टार्ट लेना है, स्टार्ट आपने एस से लेना है। उसके बाद पी की बारी आएगी, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की बारी आएगी। जहां से आपको पहली बार एस नजर आ जाए उसके सामने आप 1 लिखो। अगली बार अगर अगर आपके सामने एस नजर आ जाए तो फिर उसके साथ 2 लिखो। इसी तरह चलते जाओ, 3 4 5 लिखते जाओ। जब आपका सारा एस मुकम्मल हो जाए फिर पी की तरफ आ जाओ, फिर पी की तरफ आ जाओ। पहली बार लेफ्ट टू राइट जब आपको पी नजर आ जाए उसको 2 से स्टार्ट करना है। अगली बार पी आ जाए उसके साथ 3 लिखना है आपने, 3p 4p। आप चलते जाओ जितने आपके पीस नजर आए। जब पी मुकम्मल हो जाए, कोई पी ना रहे, और उसके बाद आप डी पर आ जाए। फर्स्ट पीछे से आकर डी पर देखो, जहां से आपको डी नजर आ जाए फर्स्ट टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो आपको डी नजर आ जाए उसको आपने 3 से स्टार्ट करना है। पहला बार डी आया 3D, उसके बाद 4D 5D 6D 7D। और एफ फिर आप 4 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरह से, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमारे जहन में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। एस के साथ 1s, पहली बार 2s, 3s, 4s, 5s। मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर 11 बहुत छोटा नंबर है, मुझे इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं शॉर्टकट मतलब जल्दी से वापस आ जाता, पी की तरफ आ जाऊंगा। पी पहली बार जो यहाँ से आया हुआ है इसको मैं 2p कर लेता हूँ, इसको मैं 3p कर लेता हूँ। ये मिट गया है 4s, ठीक है। इसी तरह से डी अगर मुझे पहली बार मिल जाए तो मैं यहाँ से उसको 3D कर लेता हूँ, ये आपका 4D आ जाएगा। चलते जाएंगे। और एफ अगर आ जाए तो उसको 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि आपको जहां पर भी एस नजर आ जाए उसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपने लिखने हैं, 6 लिखना है। बी के अंदर टोटल 10 आएंगे, एफ के अंदर 14 आएंगे। तो मैंने ऐसा ही करना है और साथ साथ हिसाब लगाना है कि सोडियम जो 11 है वो कब पूरा होगा। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन अगर एस में आ जाए 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 लाने हैं, 6 और 4 10। अब मुझे पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने फिल कर ली, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, वो 3s1 में आएगा, 3s1।
तो अब जो 3s है उसमें मैंने 1 लिख रहा है, उसमें मैंने 2 नहीं लिखना है। सो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो क्या चीज है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक, मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ, वो कुछ आपको मैंने समझाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2, या 3s1, सॉरी 3s1। oh my god 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप बुक को देखोगे तो बुक में इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हीलियम लिखा हुआ है, सॉरी नियॉन 10 लिखा हुआ है, नियॉन 10। ये मैंने आपको बताना है कि भाई ये नियॉन 10 क्यों इसके साथ लिखा हुआ है। असल में ये जो आपका सोडियम है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन जाया करेगा, इसका मतलब ये है कि इसका 3s1 चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन गया तो 3s1 भी चला जाएगा। अब क्या रह जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ये जो इसको एक नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल किस तरह है, इट इज जस्ट लाइक नियॉन। ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह है। नियॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह। नियॉन आपको पता है नोबल गैसेस है, हम कहते हैं कि नोबल फैमिली है, बहुत सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए। तो देखो सोडियम अपने आप को नोबल की तरह बना लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जाया करके इट बिकम्स नोबल लाइक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी तरह की आ जाती है। तो बुक में अगर आपको मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको नियोन 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 नजर आ जाए तो परेशान ना होना, वो इसलिए लिखा हुआ है कि हर एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन जाया करके अपने आप को नियोन जैसा बना लेता है। सो मैग्नीशियम का अगर मैं करूँ, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, बहुत आसान है। वही ऊपर वाला जो सोडियम के साथ किया हुआ है, अगर मैं उसको जल्दी जल्दी से मैग्नीशियम के साथ करूँ तो आ जाएगा 1s2 2p6 3s2। ये देखो, ये अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप काउंट करोगे तो बिल्कुल 12 बन जाएगा। मैग्नीशियम अपने आप को नियॉन की तरह बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं तो इसीलिए तो मैग्नीशियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो ये बातें अक्सर हमारे स्टूडेंट को नहीं पता कि सोडियम पर हमेशा हम +1 क्यों लिखते हैं, मैग्नीशियम पर +2 क्यों लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जाया करके आयन बना लेता है। सोडियम के आखिरी शेल में, इस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जाया करके अपने आप को यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, सिंगल पॉजिटिव आयन। सो मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन बना देता है। सो अगर आप इस 3s2 को हटाओगे तो बच गया, जो कुछ बच गया ये फिर से नियोन की तरह हो जाएगा। आप एल्यूमिनियम को अगर कर लेंगे ना, एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपके ख्याल में क्या होगा, यही कुछ होगा। उसमें 3s2 होगा, 12 तक होगा 3s2। यहाँ पर ये सब कुछ सेम होगा। 1s2 2s2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 तक है एल्यूमिनियम है। लेकिन उसके बाद क्या है आपको पता है कि 3s के बाद 3p आ जाता है, 3p आ जाता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो 3s2 पे खत्म हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन और है ना एल्यूमिनियम के पास, तो 13 इलेक्ट्रॉन है, 12 तो आपने एडजस्ट कर दिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया। वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 3p1 में आ जाएगा। सो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं, ठीक है। एल पर +3 का चार्ज आएगा। ये कुछ मखसूस एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी एलिमेंट्स के
के बारे में इस तरह बात में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, उनको पर फिर चेंजेस आते हैं, कोई एक हो जाता है, कोई दो, एक ही एलिमेंट फिर मुख्तलिफ बिहेवियर शो कर लेता है। लेकिन इनका बड़ा कांस्टेंट बिहेवियर है। सोडियम एक ही जाया करेगा, +1 ही आएगा, +2 नहीं आएगा। मैग्नीशियम +2 होगा, एल्यूमिनियम +3 होगा। ठीक है। सो एल्यूमिनियम +3 क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो आखिरी सबशेल है उसमें 3s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन और 3p1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जाया हो जाएंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जाया करके क्या बचेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक रेजोल्यूशन भी नियॉन की तरह हो जाएगा। अब सिलिकॉन का आप खुद सोच सकते हैं, सिलिकॉन भी क्या करेगा? सिलिकॉन फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाया करके अपने आप को नियॉन जैसा बना लेता है। इस तरह से चलते जाए फास्फोरस वगैरह के। ये जगह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम मैग्नीशियम का कर दिया हुआ है, जो नोट्स मैंने आपके को भेजे हुए हैं उस नोट्स में इसको आपने फिल करना है। जो फार्मूला मैंने बताया वो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सिलिकॉन का खुद कर लो, फास्फोरस का भी आप लोग खुद कर लो, और सल्फर का भी खुद कर लो। क्लोरीन का 16 है, आर्गन का 18 है, ये सबको आप लोग खुद कर लो। नीचे मैंने नियोन लिखा हुआ है, नियोन का क्या है? 1s2s2p, यानी नियोन का जो वो 1s2 2s2 2p6 है, अगर आप नियोन को देखो। ठीक है, ये हो गया जनाब। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब इस पे हम आ जाते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या चीज है कि किसी एटम, अगर आपके पास कोई एटम है, ये एक मुकम्मल एटम है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में यहाँ से प्लस वो कर लेता हूँ। दिस इज जस्ट एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटरमोस्ट शेल के दरमियान तक जो फासला है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। वैसे भी आप लोगों ने मैथ फिजिक्स में रेडियस के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। गोल दायरा लिखते हैं, गोल दायरा लिखते हैं, उस गोल दायरे के सेंटर से लेकर किनारे तक जो फासला है वो रेडियस है। इसी तरह एक एटम का भी अपना रेडियस होता है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक। अब अगर आपके पास कोई आयन है, आयन के अंदर भी तो भाई न्यूक्लियस है, उसने एक इलेक्ट्रॉन जाया किया होगा, उस पर या तो +1 का चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाया किया, उस पर +2 का चार्ज होगा। बहरहाल वो आयन है। या उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा तो उस पर -1 का चार्ज आ गया होगा। सो इस केस में ये क्या बना हमारे पास? आयन। तो चाहे एटम हो या आयन हो, दोनों के केस में इनका अपना रेडियस होता है। अब ये जो आयनिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है, दरअसल ये एटम का साइज बता रहा है आपको। क्या बता रहा है? एटम का साइज। जाहिर है, इतने से छोटे से एटम का साइज, अगर इसका रेडियस छोटा है तो साइज भी छोटा होगा। जब मैं यहाँ पर एक और एटम अगर ड्रॉ कर दूं, इसका रेडियस अगर आप चेक कर लोगे, इसका रेडियस बड़ा है तो उसका साइज भी बड़ा है। तो एटॉमिक रेडियस दरअसल एटॉमिक साइज के बारे में बात हो रही है। ये हो गया आपका ये पॉइंट, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर एवरेज लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, एवरेज। ये मैं वैसे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रियलिटी में जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल वेव में, 3 डायमेंशनल स्टाइल में मूव कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक जगह पर अगर रेडियस बड़ा मिल रहा है तो दूसरी जगह पर रेडियस छोटा मिल रहा है, हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट ने 5 नंबर लिया हुआ है, दूसरे स्टूडेंट ने 4 नंबर लिए हुए हैं, तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड करो, तो इससे एवरेज आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी आप 2 रेडियस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से एवरेज आएगा, वो एवरेज है। सो यहाँ पर लफ्ज एवरेज लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि यार, बाकी तो मैं मानता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ठीक है, बट एवरेज क्यों आया हुआ है ये उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में एटॉमिक रेडियस है,
ये खाली जगह मैंने रखे हुए ताकि आप खुद इसको फिल करें। एटॉमिक रेडियस है, अगर आप इसके एटॉमिक रेडियस को देखो एंगस्ट्रम में, एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एंगस्ट्रम में है। सोडियम का कितना है 1.5। अच्छा, इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं आपको कुछ स्पेशल बात बताऊंगा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 1.54 सोडियम का है, आगे जाओगे मैग्नीशियम का 1.36 है, 1.36। आप लोगों के देखो बलूचिस्तान से, सिंध से, कराची से, पंजाब से, केपीके से स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की बुक में वैल्यूज थोड़े बहुत अगर चेंज है कोई इशू नहीं है, नो इशू। मेन चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो माना जाएगा, वही चीज हम देखेंगे, ठीक है? 1.36, 1.18। एल्यूमिनियम का कितना है 1.18, और सिलिकॉन का है 1.11, और फास्फोरस का है 1.06, 1.02, क्लोरीन का है 0.99, आर्गन का है 1.88। इसमें अगर आप देखें सोडियम का, अगर आप शुरू में देखिए साइज इसका 1.54, मैं अंदाजे से एक छोटा सा गोल दायरा लिख लेता हूं, छोटा दायरा लिख देता, छोटा सा, ठीक है? एक छोटा सा दायरा में लिख रहा हूं कि देखो, जब आप पीरियड में जाएंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है। अब आप थर्ड पीरियड में यू जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं। सोडियम का साइज 1.5, और उसके बाद मैग्नीशियम का जो साइज है वो 1.3, यानी छोटा है। मैं काम कर लेता हूँ, सॉरी, ये मैंने बहुत छोटा दायरे लगाया, थोड़ा सा बड़ा दायरे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको समझा सकूं। अगर मैं सोडियम को ऐसा लिख दूं 1.54 बड़ा साइज है, तो उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो 1.36 से छोटा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस दायरे को थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। फिर एल्यूमिनियम का 1.18 है, उसको उसे भी थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। सिलिकॉन का 1.11 है, उसको उससे भी छोटा बनाएंगे। फिर 1.16 है, उसको भी ऐसा छोटा बनाएंगे। 1.02 और भी छोटा बनाएंगे, ठीक है? और भी छोटा बनाएंगे। ये जो नक्शा मैंने रखा हुआ है, ये आप अपने दिमाग में इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट क्या ले ले, आपने देख लिया, आपको समझ आ गया कि भाई इस तरह पहला बड़ा गोल दायरा, फिर छोटा, फिर और छोटा, और छोटा, और छोटा। जब आप पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, और इस बात से आपको आगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ आएंगी अगर ये आपके जहन में ये नक्शा पड़ा था, ठीक है? सो साइज का ये हालत है, ये छोटा हो रहा है जैसे जैसे पीरियड में जा रहे होते हैं। लेकिन लास्ट में अगर आप आर्गन को देख रहे थे 1.88, इसका साइज एकदम से जो वो तरतीब आ रहा था, वो तरतीब को उसने तोड़ दिया, इसका साइज काफी बड़ा हो गया। दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। आपने ऐसी चीजों से परेशान नहीं होना है। इस चैप्टर में एक और मजे की बात, आपको एक तरतीब तो नजर आएगा, लेकिन उस तरतीब के अंदर कभी कभी बेतरतीबी नजर आएगी, और इंडिकेट में सवाल उन बेतरतीबी से आ सकता है। मतलब ये तो सब लोगों को पता है कि हाँ साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन आपसे शायद ये पूछेगा हाँ वो तो ठीक है साइज छोटा हो रहा है, बट आर्गन का क्यों बड़ा है? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसको बोलते हैं एनोमैलस बिहेवियर। एनोमैलस बिहेवियर, जब एक तरतीब आ रहा होता है, कोई कोई उस तरतीब को तोड़ देता है, उसको बोलते हैं एनोमैलस बिहेवियर। और हम आपको इस चैप्टर में कई जगहों पर एनोमैलस बिहेवियर आपको बताएंगे।
तो आर्गन क्यों इसका साइज बड़ा है, इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा वैसे भी हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्लोरीन तक बढ़ रहा है। आर्गन तक इलेक्ट्रॉन्स आर्गन के अंदर ही इतने ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस माइनस का चार्ज है, तो इनके आपस में कुछ रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही अपने ही रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर की तरफ जंप लगाएगा, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। आपके माइंड का आइडिया मैं क्लियर कर रहा हूं, सही है, आपने इस तरह सोचना है। हाँ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, इसके अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्जन पीछे पीछे की तरफ रिपल्जन करता हुआ साइज को बड़ा कर देता है। दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल इन एमएलएसबी, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सो द साइज ऑफ द इनर्ट गैसेस इज हाउएवर लार्जर, अच्छा, is however larger than preceding halogens due to the inter-electronic repulsion। ये उसका जवाब आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में आपको आइडिया क्लियर हो गया। अच्छा, अब मजीद जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं पर ही, okay, now we come to ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove 1 mole of the most loosely held electrons from 1 mole of the isolated gaseous atoms to produce 1 mole of unipositive gaseous ions. आयनाइजेशन एनर्जी में आपके पास एक एटम है। हाँ, अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी से पहले पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर पॉज देता हूँ, थोड़ा सा वापस ऊपर जाता हूँ। जो चीज मैंने आपको एटॉमिक साइज के बारे में अलोंग द पीरियड बताया था, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो जो नक्शा आपके जहन में आया, अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे फिर क्या होगा। अक्सर ऐसा होता है जो कुछ आप पीरियड में सुनते हो ग्रुप में उसका उलट होता है। यानी अगर ग्रुप में पीरियड में अगर साइज छोटा हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा होगा। यानी ऐसा होगा, मैं साइड पर जरा सा आपका लिख देता हूं यहाँ पर। यानी अगर ग्रुप में आप आओगे तो शुरू में अगर आपको इतना साइज मिल रहा है, उससे नीचे अगर आप आओगे तो जो भी नीचे कोई एलिमेंट होगा उसकी एटम का साइज थोड़ा बड़ा होगा, और मजीद आप नीचे आओगे तो उसका सबसे भी बड़ा होगा, वो उससे भी बड़ा होगा, वो उससे भी बड़ा होगा। ये है ग्रुप, ऊपर से नीचे एटम एटम साइज बढ़ रहा होगा और अलॉन्ग द पीरियड जो है वो कम हो रहा होगा। इस आइडिया से आपको आगे जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अभी ये आयनाइजेशन एनर्जी मेरे सामने आ गई तो मुझे याद आया, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे, जब आपको मैं समझाऊंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पीरियड में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो फिर उसको क्यों में जवाब कि व्हाई इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इन दायरों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो एटॉमिक और आयनिक साइज है, ठीक है। सो अब हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर आपके पास कोई एटम है और वो आइसोलेटेड हालत में है, यानी किसी के साथ बाउंड नहीं है और गैसियस फेज में है, इसके अंदर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आखिरी शेल में मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है। ये आखिरी शेल में जो मैंने यहां पर लिखा हुआ, ये दिस वन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। जाहिर है जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स के शेल में मौजूद है, आप वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस एटम पर तो चार्ज आएगा कि नहीं, चार्ज आएगा, आयन बन जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ,
ION, it becomes ion. सो आयन बनने से आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आ गया। आयोनाइजेशन, आयन बनाती, लेकिन आयन तो आप नेगेटिव आयन भी बना सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी बना सकते हैं। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये पॉजिटिव आयन के लिए है, क्योंकि आप क्या करें, आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, उससे क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव आयन बन रहा है। बेशक पहले से कोई एटम है वो पॉजिटिव आयन है, बेशक सपोज ये एक एटम है, इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन जाया किया हुआ है। अब हमने देखा कि इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन भी लूजली हेल्ड है। अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उधर भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो बहरहाल आप एक न्यूट्रल एटम को, इस केस में ये वाला जो था ये एक न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम था, गैसियस फॉर्म में था, आपने इससे एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव आयन बन गया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, पीरियड में जब आप जाओगे वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 मोल 1 मोल, तो ये हिसाब किताब बराबर करने के लिए अब हम फर्स्ट ईयर वाली चीजें यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जब आप एनर्जी दोगे तो आप एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल रहे, आपके सामने जो पड़ा होगा सैंपल वो 1 मोल होगा। अब 1 मोल एटम्स है, तो एक एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1 मोल हो जाएगा। सो 1 मोल ऑफ गैसियस आयन से आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं। तो जो आयन बन जाते हैं, जो आयन्स बन जाते हैं वो भी तो 1 मोल होंगे। सो लिहाजा आपको जगह जगह पर 1 1 मोल नजर आ रहे से आपने परेशान नहीं होना है। सो एक जगह पर आ रहा है, रिकॉर्ड 1 मोल ऑफ द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कहां से, फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। गैसीय गैसियस एटम्स का भी 1 मोल है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन। वो मतलब सब कुछ हिसाब तो पहले से बराबर है। 1 मोल आपने लिया हुआ है, 1 मोल एटम्स लिए हुए हैं, 1 मोल एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 मोल पॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन बन जाएंगे। सो दैट इज वाइज यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है एक्स जी। एक्स कोई भी एटम है, जी का मतलब है गैस, जी का मतलब है गैस और ये गैसियस फॉर्म में है। उसको आपने एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, एक्स अकेला आपको सामने नजर आ रहा है। एक्स पर मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा हुआ है, आप लोग इसके ऊपर प्लस का चार्ज लिख दे, +1 का चार्ज इस पर लिख दे, +1। यूनी पॉजिटिव आयन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से आपने जो एनर्जी दी। सो ये देखो x +1, यानी जो भी एटम होगा उस पर प्लस का चार्ज होगा, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना तो उस पर आप माइनस का चार्ज लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल रहा है। सो 1 इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, एक्स पर आपने प्लस चार्ज। जो नोट्स आपके सामने है, नोट्स आपने प्रिंट किए होंगे, अगर प्रिंट नहीं किए तो कर सकते हो। फिर आप उसके ऊपर खुद से लिखो, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को कम ज्यादा करते हैं, इफेक्ट करते हैं। टाइम हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया है, सो बकाया इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये आप देखिए, एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। ये चार की चार चीजें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूंगा। थोड़ा सा तो वेट कर ले प्लीज।